यादों के पन्ने, खोए हुए लम्हे और कुछ यादें। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है, जब दुनिया में सोशल मीडिया, मोबाइल और ईमेल का शोर नहीं था। लोग दोस्ती और प्रेम की खोज पत्रों के माध्यम से करते थे। ऐसी ही एक कहानी है सोनू और सुभाषिनी की। सोनू भारतीय नौसेना में एक होनहार अधिकारी था और सुभाषिनी एक युवा नर्स थी जो अपने सौंदर्य और कोमलता से सबको आकर्षित करती थी। चैप्टर 1, सोनू। सोनू का नाम उसकी बुद्धिमानी और कौशल के लिए जाना जाता था। वह अपनी शिक्षा में हमेशा अव्वल रहा, स्कूल से लेकर भारतीय नौसेना के इंजीनियरिंग कोर्स तक। उसके पास एक आकर्षक व्यक्तित्व था, गहरे काले बाल, तेज नजरें और एक हंसमुख मुस्कान जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। उसकी कदकाठी भी सही थी। वह लगभग 6 फीट लंबा था और उसकी कसरत करने की आदत ने उसे एक मजबूत और स्वस्थ शरीर दिया था। सोनू का पहनावा भी हमेशा परिष्कृत और सही रहता था। वह सामान्यतः साधारण रंगों में कपड़े पहनता था, लेकिन उसमें एक खास ठाठ होता था। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल में सादगी और एलिगेंस का मिश्रण था, जो उसकी पहचान को और भी निखारता था। शिक्षा में उसकी उत्कृष्टता के चलते उसे भारतीय नौसेना में जल्दी शामिल होने का मौका मिला। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सोनू ने इंजीनियरिंग के कोर्स में अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसकी प्रतिभा और संघर्ष ने उसे विशाखापत्तनम, विजाग, में एक प्रतिष्ठित पोस्टिंग दिलाई। विशाखापत्तनम, एक खूबसूरत तटीय शहर, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के नीले समुद्र, सुनहरे बालू के समुद्र तट और हरियाली से भरे पहाड़ सोनू के दिल को सुकून देते थे। हालांकि शहर की खूबसूरती के बावजूद सोनू अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था। वह शहर की हलचल में खो जाता था, लेकिन उसके अंदर एक अज्ञात लोनलीनेस थी। उसे एक साथी की तलाश थी, जिससे वह अपने विचारों और सपनों को साझा कर सके। सोनू के जीवन में मित्रों की कमी थी। वह शराब और पार्टियों से दूर रहता था और उसके अनुशासन ने उसे मित्रता के बंधनों से दूर रखा था। वह हमेशा खुद को एक उत्कृष्टता की ओर ले जाने में व्यस्त रहता था, लेकिन इस व्यस्तता ने उसे अकेलापन भी महसूस कराया। सोनू की सोच हमेशा सकारात्मक थी। वह जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन जब बात दोस्तों और साथी की आती थी, तो उसे लगता था कि वह इस राह में अटक गया है। एक दिन मिरर मैगजीन पढ़ते समय उसे पेनपल्स का एक सेक्शन दिखाई दिया, जिसमें लोग अपने दोस्त बनाने के लिए विज्ञापन देते थे। उस दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने भी एक छोटा सा विज्ञापन दिया, जिसमें उसने अपनी रुचियों और दोस्ती की चाहत को साझा किया। यह एक नया मोड़ था, जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद उसका यह विज्ञापन सुभाषिनी तक पहुंचा और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। चैप्टर 2, सुभाषिनी। सुभाषिनी एक प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय परिवार से थी। उसके पिता एक सेवानिवृत्त आईजी थे और उसकी मां ने कुछ समय विदेश में काम किया था। परिवार का संपन्न जीवन होने के बावजूद सुभाषिनी का दिल लोगों की सेवा में रमता था। उसने नर्सिंग में बीएससी किया और मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करना शुरू किया। उसका स्वभाव देखभाल और सहानुभूति से भरा हुआ था। सुभाषिनी ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की थी। स्कूल में वह हमेशा टॉपर रही और उसने विज्ञान और गणित में विशेष रुचि दिखाई। उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कॉलेज में उसे नर्सिंग में स्वर्ण पदक मिला, जो उसकी मेहनत का प्रतिफल था। उसकी सफलता का कारण उसकी समर्पण भावना और उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। सुभाषिनी की दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा नहीं था। वह अपने अध्ययन और काम में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास दोस्तों के लिए समय कम ही बचता था। इसके अलावा उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और अक्सर वह परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचि रखती थी। उसके कुछ करीबी दोस्त थे, जो उसके पेशेवर जीवन को समझते थे और उसके समर्पण की सराहना करते थे। यह सीमित मित्रता उसे अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए किसी को खोजने की और अधिक प्रेरित करती थी। जब सुभाषिनी ने मिरर मैगजीन में सोनू का विज्ञापन पढ़ा, तो उसे एक अनोखी जिज्ञासा हुई। सोनू की शब्दों में एक सादगी और सच्चाई थी, जिसने सुभाषिनी को प्रभावित किया। उसने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है,
एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का जो उसकी सोच और उसके लक्ष्य को समझता हो। सुभाषिनी ने पहले पत्र में अपने बारे में लिखा, जिसमें उसने अपने परिवार, काम और नर्सिंग के प्रति अपने जुनून को साझा किया। शुरू में वह थोड़ी संकोची थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे पत्रों का आदान प्रदान बढ़ा, उसने सोनू से खुलकर बात करना शुरू किया। उनके पत्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती थी, काम, सपने और सामाजिक जिम्मेदारियां। सुभाषिनी अपने पत्रों को बड़ी कलात्मकता से लिखती थी। वह खूबसूरत कागजों और सुंदर रंगीन लिफाफों का उपयोग करती थी। उसे पत्रों को मोड़ने का खास शौक था। वह उन्हें सुंदर तरीके से क्रीज करती और कभी-कभी उन पर छोटी छोटी कलाकृतियां भी बनाती। जब भी सोनू का पत्र आता, उसे पढ़ने की एक अलग खुशी मिलती थी। सोनू और सुभाषिनी के पत्रों में एक गहराई थी, जो दोनों के स्वभाव की मेलजोल को दर्शाती थी। सोनू की रोमांटिक सोच और सुभाषिनी की सहानुभूति एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती थी। उनके पत्रों में विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे। सुभाषिनी ने महसूस किया कि सोनू की सोच और दृष्टिकोण उसके जीवन के प्रति उसके अपने दृष्टिकोण से काफी मेल खाता है। यह पत्राचार धीरे धीरे उनके दिलों में एक विशेष स्थान बनाने लगा। उनके बीच की दोस्ती अब एक गहरे संबंध में बदलने लगी थी, जो भविष्य में कुछ अनोखा लाने वाला था। चैप्टर 3, पहली बार मिलने का स्थान। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और विक्टोरिया टर्मिनस। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग ब्रिटिश युग का एक भव्य भवन था, जिसकी इमारत की वास्तुकला उसे विशेष रूप से शानदार बनाती थी। यह प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का मुख्यालय था, जिसने वर्षों से देश की हर धड़कन को कागज पर उकेरा था। इसके ठीक सामने स्थित था विक्टोरिया टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो एक विशाल रेलवे स्टेशन था। यह स्टेशन एक प्रतीक था भारत की विविधता और उसके जीवंतता का। यहाँ से पूरे भारत के विभिन्न कोनों में जाने वाली ट्रेनों का आवागमन था, और यह स्थान हमेशा यात्रियों की भीड़ से भरा रहता था। चैप्टर 4, पहली मुलाकात। सोनू वहां समय से पहले पहुंच गया और उसके दिल में हल्की सी घबराहट और उत्सुकता का एहसास था। उसने भीड़ में सुभाषिनी को ढूंढना शुरू किया, और जब उसकी नजर उस पर पड़ी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुभाषिनी उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर थी। उसके लंबे, घुंघराले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो उसकी सुंदरता में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ रहे थे। उसकी आंखें जैसे कुछ अनकहा कह रही थी, और उसकी हल्की मुस्कान में एक अपनापन था जिसने सोनू को मोह लिया। सुभाषिनी ने भी सोनू को देखकर एक हल्का सा मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में एक सच्ची चाहत झलक रही थी और उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी। वह अपने कपड़ों में बेहद साधारण पर सजीला लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास और उसके चेहरे पर एक हल्की झिझक थी। दोनों ने एक दूसरे को हल्के से अभिवादन किया, जैसे वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। पहली मुलाकात में दोनों ही एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे। सोनू ने सोचा कि शायद सुभाषिनी उस पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए खास तरह से तैयार हुई होगी, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि उसका आचरण और बातचीत भी उसे उतना ही खास बना रहे थे। उन्होंने पास के एक बगीचे में जाकर बैठने का निर्णय लिया, जहां फूलों की खुशबू और ठंडी हवा दोनों के बीच की खामोशी को और मधुर बना रही थी। वहां बैठे बैठे उन्होंने अपने पत्रों में की गई बातों को दोहराया और कुछ नए सवाल भी एक दूसरे से पूछे। कभी कभी दोनों ही अचानक से हंस पड़ते और फिर अपने आप को संभालने की कोशिश करते। पहले की झिझक धीरे धीरे गायब हो गई और दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव महसूस होने लगा। सोनू ने महसूस किया कि वह सुभाषिनी के साथ सहज है, और सुभाषिनी भी उसकी आंखों में छिपी उस सादगी और ईमानदारी को पहचान गई थी जो शायद उसे दूसरों से अलग बनाती थी। दोनों के बीच जो पत्रों में एक जुड़ाव था, वह अब सामने भी उतना ही मजबूत महसूस हो रहा था। शाम धीरे धीरे ढलने लगी और अब उन्हें वहां से लौटना था। सोनू ने उसे उसके निवास स्थान तक छोड़ने का निर्णय लिया और वे एक डबल डेकर बस में सवार हुए। जैसे ही बस चली, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। यह यात्रा 1 घंटे की थी, परंतु इस 1 घंटे में दोनों ने कई बातें की। हंसी मजाक में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
सोनू के मन में एक तरफ नियमों का ख्याल था, लेकिन वह भी चाहता था कि यह यात्रा कभी खत्म न हो। जब वे चेंबूर पहुंचे तो सोनू ने उसे बस से उतरते हुए देखा। उसने धीमे से उसे अलविदा कहा, परंतु उसके दिल में एक खास एहसास रह गया। वह रात उसे अपने जीवन की सबसे सुंदर रातों में से एक महसूस हुई। उसे यह समझ आ गया था कि सुभाषिनी सिर्फ उसकी पेनपाल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी। उसकी उम्मीद थी कि यह रिश्ता और गहराएगा। उस रात को याद करते हुए सोनू ने सोचा कि वह कैसे उसे जीवन भर याद रखेगा। यह पहली मुलाकात, यह बस यात्रा और वह हर छोटी छोटी बात जो उनके बीच हुई थी, उसे शायद हमेशा याद रहेगी। चैप्टर 5, शब्दों से परे एक बंधन। अगली सुबह सुभाषिनी ने सोनू को कॉल करने का मन बनाया। वह उसकी आंखों की गर्माहट, उसकी हंसी की ईमानदारी और उस शांति को याद कर रही थी जो वह उसके पास महसूस करती थी। जब उसका कॉल आया तो नौसैनिक जहाज पर लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, सुनिए। सोनू, कृपया फोन पर बात करने के लिए डेक पर आएं। सोनू का दिल खुशी से कूद उठा, उसे पता था कि यह वह है। जब उसने रिसीवर उठाया तो उसकी मुस्कान छुपाना मुश्किल था। उनकी बातचीत गर्मजोशी और हंसी से शुरू हुई, लेकिन अचानक सुभाषिनी ने कहा, सोनू, तुम बहुत युवा हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी एक दोस्त से मिलना चाहिए। वह तुम्हारे शहर से है और हर तरह से तुम्हारे लिए एकदम सही है। उसके शब्दों ने उसे एक ठंडी लहर की तरह झकझोर दिया। सोनू हैरान रह गया। सुभाषिनी, आइए अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। पहले की तरह वही समय और स्थान। इस पर बात करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में चोट और भ्रम साफ झलक रहा था। उसके बाद सुभाषिनी ने फिर से कॉल नहीं की, जिससे सोनू सवालों और संदेहों के सागर में डूब गया। वह लड़की जिसके साथ उसने लगभग 1 साल तक पत्रों का आदान प्रदान किया था, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त और साथी बन गई थी, वह उसे किसी और के लिए क्यों कह रही थी? क्या वह महसूस करती थी कि वह अच्छा नहीं है? क्या वह उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा? वह दिनों तक अपनी बातचीत को दोहराता रहा, उत्तरों की तलाश करता रहा। जब उनकी दूसरी मुलाकात का दिन आया तो सोनू टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा था। सुभाषिनी एक खूबसूरत रंगीन साड़ी में आई, जो पहले से अलग थी, लेकिन उसने वही खुशबू पहनी थी जिसे उसने पसंद किया था। उनका मिलने का एहसास इस बार पहले से कहीं अधिक खास था। क्या हम फ्लोरा फाउंटेन पर कॉफी के लिए चलें? सोनू ने प्रस्तावित किया। उसकी आंखों में एक हल्का उत्साह था। दोनों ने फ्लोरा फाउंटेन की ओर बढ़ते हुए इस खूबसूरत जगह का आनंद लिया। फ्लोरा फाउंटेन, जो मुंबई के दिल में स्थित है, शानदार उपनिवेशीकालीन इमारतों, उच्चतम दुकानों और जीवंत सड़कों से घिरा हुआ था। यह जगह जीवन की ऊर्जा से भरी हुई थी, जिसमें हलचल भरे बाजार, उच्च गुणवत्ता की दुकानों और स्ट्रीट वेंडर्स का माहौल था। जैसे ही वे एक कोने की आरामदायक रेस्टोरेंट में पहुंचे, सोनू का मन उन सवालों से भर गया जो वह पूछना चाहता था। आखिरकार जब कॉफी उनके सामने आई तो सोनू ने चुप्पी तोड़ी। सुभाषिनी, तुमने क्यों कहा कि मैं बहुत युवा हूँ और तुम मेरे लिए अपनी दोस्त का चयन करोगी? उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं हूँ? या क्या मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा? सुभाषिनी का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा। सोनू, तुम बहुत युवा लगते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। उसकी आवाज में एक विशेष संवेदनशीलता थी। सोनू हंस पड़ा और तुरंत उत्तर दिया, सुभाषिनी, यह बात कहाँ से आई? तुम और मैं एक ही उम्र के हैं। तुम मुझसे केवल 1 महीने बड़ी हो। उसने सिर हिलाया, हंसते हुए। सुभाषिनी, मैं किसी नए व्यक्ति को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम वही रहें जो हैं, 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे को समझते हैं। बताओ, क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? सुभाषिनी की आंखें भावनाओं से झिलमिला गईं और उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई। सोनू, मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें एक पेन पॉल के रूप में पाया और अब हम यहाँ हैं। उसने धीरे से कहा। हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। सोनू को यह सुनकर राहत मिली। तो यह तय है। हम इस दोस्त की पसंद के बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, उसने कहा।
अपने समझौते को एक हल्की मुस्कान के साथ सील करते हुए। दोनों ने गहरी समझ बनाई और शब्दों की जरूरत नहीं रही। जैसे जैसे उन्होंने कॉफी का आनंद लिया, उनकी बातचीत फिर से हल्की हो गई। उन्होंने अपनी पसंद, नापसंद और सपनों के बारे में बातें की। सोनू ने देखा कि सुभाषिनी कितनी सुंदर थी। उसकी सुंदरता उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह पहली लड़की थी जिसे उसने पसंद किया था और जिसके साथ वह रहना चाहता था। कॉफी के बाद उन्होंने फाउंटेन के चारों ओर टहलते हुए समय बिताया। शाम होते ही सोनू ने कहा, मुझे तुम्हें छोड़ने दो। वह जानता था कि सुभाषिनी 1 घंटे की बस यात्रा करके उसे मिलने आई थी और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वे चेंबूर की बस में चढ़े और ऊपरी डेक पर बैठ गए। उनके बीच का तनाव अब गायब हो चुका था और वे एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बातचीत कर रहे थे। जब भी सुभाषिनी हंसती, उसके गालों पर बनती डिंपल ने सोनू को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा, वह कितनी भाग्यशाली है कि उसने अपनी जिंदगी में एक दोस्त पाया। जब वे उसके अस्पताल के आवास के पास पहुंचे, तो सोनू को अपनी वापसी की बस पकड़नी थी। वह जानता था कि सुभाषिनी तब तक उसके साथ रहेगी जब तक उसकी बस नहीं आती। उन्होंने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। सोनू ने बस में चढ़ा और उसने देखा कि सुभाषिनी उसकी ओर हाथ हिलाती हुई गेट में दाखिल हो गई। उनका बंधन, जो कभी केवल पत्रों तक सीमित था, अब कुछ वास्तविक बन गया था, कुछ ऐसा जो उनके दिलों को उम्मीद से भर रहा था। दोनों ने उस रात घर लौटते हुए अपने दिलों में एक नई कड़ी के गर्माहट के साथ रात बिताई। चैप्टर 6, दोस्ती का प्रेम में बदलना। सोनू और सुभाषिनी का बंधन दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। अब उनकी मुलाकातें उनके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन चुकी थीं। सुभाषिनी ने धीरे धीरे अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपने जीवन की छोटी छोटी बातें सोनू से साझा करना शुरू कर दिया था। सोनू को उसकी एक बात बेहद पसंद थी कि वह हमेशा बिल साझा करने की बात करती। उसने सोनू से वादा ले लिया कि वे हमेशा रेस्टोरेंट का बिल आधा आधा करेंगे। सुभाषिनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी और चाहती थी कि वे दोनों बराबरी के आधार पर आगे बढ़े। वह अक्सर सोनू के लिए छोटे छोटे उपहार लेकर आती और बदले में सोनू भी उसे फूल या कोई न कोई छोटा सरप्राइज देता। सोनू ने देखा कि वह उससे ज्यादा बार उसके लिए फूल लेकर आती थी और यह बात उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला देती। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उनके बीच एक अनकहा प्रेम सा था, जिसे दोनों महसूस तो करते थे लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। सोनू ने हमेशा उनकी दोस्ती की पवित्रता को बनाए रखा और उसका आदर किया। वह यह तय नहीं कर पाया था कि क्या सुभाषिनी उसे सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा मानती थी, और उसने इंतजार करना उचित समझा। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में चलते वक्त सुभाषिनी अक्सर उसका हाथ पकड़ लेती थी, जैसे कि हम सभी भीड़ में दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं। उसका यह स्पर्श सोनू को सहज महसूस कराता, लेकिन वह सावधान रहता कि इसमें कोई गलतफहमी न हो। हर बार जब वे मिलते, तो सोनू देखता कि सुभाषिनी कभी भी एक ही कपड़े नहीं पहनती थी। यह सोचकर उसे अक्सर हंसी आ जाती, उसके पास कितने कपड़े होंगे। पर एक चीज हमेशा वही रहती, उसकी खुशबू। वही प्यारी सी सुगंध जिसे सोनू ने एक बार पसंद किया था और शायद उसी वजह से सुभाषिनी इसे लगा कर आती थी। उनकी बातें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से भरी होती थीं, जैसे फिल्मों के बारे में, उनके काम की चुनौतियों के बारे में, परिवार और दोस्तों के बारे में। वे कभी प्रेम की बात नहीं करते थे, लेकिन ये बातें उनके लिए काफी थी, जिससे वे एक दूसरे की पसंद नापसंद समझ सकें। यह देखकर दोनों को आश्चर्य होता कि कितनी ही चीजें उनकी आदतों और सोच में एक जैसी थीं। एक दिन वे मरीन ड्राइव पर बैठे सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। मरीन ड्राइव की अपनी ही खूबसूरती थी, शांत वातावरण, ठंडी हवा और समुद्र की लहरें शहर की हलचल में भी एक सुकून भरा एहसास देती थीं। वहां पर कई जोड़े एक दूसरे का साथ पा रहे थे और चौपाटी बीच पर भी दूर दूर तक लोग नजर आ रहे थे। चौपाटी बीच प्रेमियों का प्रिय स्थान था, जहां हर पेड़ के नीचे कोई न कोई जोड़ा अपने पल बिता रहा होता था। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोग हर वक्त किसी न किसी काम के लिए भागते रहते हैं, यह देखकर अच्छा लगता था कि लोग अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर प्यार के लिए वक्त बना रहे थे।
सूर्य धीरे धीरे समंदर में डूब रहा था और आसमान में सुनहरे और लाल रंग बिखर रहे थे। तभी एक किन्नर उनके पास आया और पैसे मांगने लगा, जैसा कि अक्सर ऐसे स्थानों पर होता है। यह बात सोनू और सुभाषिनी के लिए सामान्य थी, लेकिन एक झुंझलाहट भी थी। दोनों ने उसे कुछ रुपए दिए और वह आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही शाम का अंधेरा गहराने लगा, दोनों ने उठने का फैसला किया। सोनू हमेशा की तरह उसे उसके निवास तक छोड़ने के लिए गया। उसने मुस्कुराते हुए उसे विदाई दी और सोनू ने वापसी की बस पकड़ ली। दोनों के दिलों में एक सुकून था, एक गहरी समझ और शायद एक अनकहा प्रेम, जो अब भी बिना किसी शब्द के उनके दिलों में बसा था। चैप्टर 7, पहला चुंबन। एक दिन सोनू और सुभाषिनी ने मुंबई के सायन गार्डन में मिलने का तय किया। यह छोटा और खूबसूरत बगीचा अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, जहां कई जोड़े अपने अपने संसार में खोए रहते, एक दूसरे की निजता का सम्मान करते हुए। हमेशा की तरह समय के पाबंद सोनू और सुभाषिनी दोनों समय पर पहुंचे। सुभाषिनी हर बार की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी और सोनू एक बार फिर उसकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। नरम घास पर साथ बैठे हुए वे दोनों एक अलग सा एहसास महसूस कर रहे थे। यह एक अनकहा जुड़ाव था जो दोस्ती से परे कुछ गहरा और कोमल था। तभी सुभाषिनी ने अचानक एक ऐसा विषय छेड़ा जो कुछ असामान्य सा लगा। उसने सोनू की ओर गंभीरता से देखा और कहा, सोनू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। यह बात शायद तुम्हें परेशान कर दे, पर मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। सोनू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने भरोसे से कहा, बोलो सुभाषिनी। मैं वादा करता हूँ, चाहे जो भी हो, मैं परेशान नहीं होऊंगा। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में देखा और कहा, सोनू, तुम जानते हो कि हर महिला को हर महीने एक कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। मेरे लिए यह बहुत दर्दनाक होता है। कई बार इतनी तकलीफ होती है कि मुझे बिस्तर पर ही रहना पड़ता है और कभी कभी तो मुझे बेहोशी तक आ जाती है। सोनू पूरी तन्मयता से सुन रहा था। वह इस प्राकृतिक चक्र के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी इस तकलीफ के स्तर पर नहीं सोचा था। सुभाषिनी की यह संवेदनशीलता सोनू के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि यह कितनी व्यक्तिगत बात है और शायद यही कारण था कि सुभाषिनी ने कभी उनके संबंध को दोस्ती से आगे बढ़ने नहीं दिया। शायद उसे लगा कि कोई भी पुरुष इसे एक समस्या समझकर दूर हो जाएगा, लेकिन सोनू ऐसा नहीं था। उसके लिए सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने साथी के अच्छे और कठिन पक्षों को समान रूप से अपनाए। सोनू को महसूस हुआ कि सुभाषिनी ने यह बात उससे साझा करके उस पर बहुत बड़ा भरोसा दिखाया था। उसकी इस ईमानदारी से सोनू का स्नेह और भी गहरा हो गया। वह अब अपने मन में दबे हुए प्रेम को और नहीं रोक पाया। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और कोमलता से उसका चेहरा अपने पास लाया। उनकी आंखें मिली और उस शांत पल में सुभाषिनी ने एक अनकही स्वीकृति दी, एक ऐसा एहसास जो उसे बताता था कि अपने मन की बात कहने का यह सही समय है। सोनू धीरे से आगे बढ़ा और उसे कोमलता से चूमा। उसने धीरे से कहा, डरो मत सुभाषिनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, हर मुश्किल और हर परिस्थिति में। यह उनका पहला चुंबन था और दोनों के लिए पहली बार का अनुभव था। उस कोमल सच्चे चुंबन में वर्षों की दोस्ती ने एक नए रंग में ढलकर प्यार का रूप ले लिया, एक ऐसा प्रेम जो दोस्ती, भरोसे और समझ पर आधारित था। वह पहला चुंबन उनकी लंबी दोस्ती पर एक मुहर की तरह था, जो अब एक नए सफर की शुरुआत थी। वे अब केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि प्रेमी बन चुके थे, एक ऐसे बंधन में बंधे जो शब्दों से परे था। चैप्टर 8, एक दूजे के लिए। सोनू और सुभाषिनी अब गहरे प्रेम में थे। वे नियमित रूप से बात करते, मिलते और मुंबई की खूबसूरत जगहों जैसे नेहरू गार्डन, जुहू बीच, मरीन ड्राइव और चौपाटी में घूमते। अब उनके प्यार में कोई संकोच या उलझन नहीं, पहले की तरह भीड़ में हाथ पकड़ने से अलग। अब दोनों एक दूसरे के पास ही रहते और उनका प्रेम साफ झलकता था। एक दिन सुभाषिनी ने सोनू से कहा, क्यों न हम साथ में कोई फिल्म देखने चलें? उन दिनों एक बहुत ही हिट फिल्म थी जिसका नाम था एक दूजे के लिए। सोनू ने कहा, क्यों नहीं, चलो बुकिंग कर लेते हैं। अगले दिन वे दादर के एक थिएटर में मिले, जहां सुभाषिनी ने उनके लिए बालकनी की टिकट्स ली थीं, जो उन दिनों का सबसे ऊंचा स्थान था।
उस समय की मल्टीप्लेक्स जैसी सीटिंग नहीं थी। फिल्म शुरू होने से पहले सोनू और सुभाषिनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए। सुभाषिनी ने प्यार से अपना सिर सोनू के कंधे पर रख लिया और उसका हाथ थामे रखा। फिल्म में कई इमोशन सीन और बेहद खूबसूरत गाने थे जो दिल को छूते थे। सोनू स्वभाव से भावुक था और प्रेम भरे दृश्य देखकर उसे भी गहरी भावनाओं का एहसास होने लगा। उसे डर था कि कहीं सुभाषिनी उसके आंसू न देख ले, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सुभाषिनी उससे कहीं अधिक संवेदनशील है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी और कहानी ने सबके दिलों को छू लिया, सोनू ने देखा कि सुभाषिनी चुपचाप आंसू बहा रही थी और उसके आंसू सोनू की शर्ट पर गिर रहे थे। अब सोनू का ध्यान फिल्म पर नहीं बल्कि सुभाषिनी को सांत्वना देने में था। उसने उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वह सोच रहा था कि उन्हें बाहर चलना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर रोना कुछ अजीब लगता है, लेकिन सुभाषिनी ने जोर देकर कहा कि वे अंत तक फिल्म देखेंगे। इस तरह उस फिल्म ने उनके दिलों को छू लिया और उनके प्रेम में और भी गहराई ला दी। एक दूसरे के करीब बैठे हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती से बढ़कर यह प्रेम था जो हर भावना को एक साथ साझा करने का वादा लिए हुए था। चैप्टर 9 पिकनिक। सोनू ने सुभाषिनी को छोड़कर अपनी शिप पर समय से वापस पहुंच गया। कुछ दिनों बाद सुभाषिनी ने दोनों के लिए जुहू बीच पर पिकनिक का प्लान बनाया। भारतीय नौसेना के अनुशासित अधिकारी सोनू नियत समय पर वहां पहुंच गए। जुहू बीच मुंबई के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक अरब सागर के किनारे फैला हुआ था और अपने जीवंत माहौल के लिए जाना जाता था। लोग यहाँ ठंडी हवा, सुनहरी रेत और अनंत क्षितिज का आनंद लेने आते थे। बच्चे खेल रहे होते, परिवार मस्ती करते और जोड़े हाथों में हाथ डाले किनारे पर टहलते। भेलपुरी और पाव भाजी जैसी स्ट्रीट फूड की खुशबू पूरे बीच पर फैली होती, जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। सोनू ने देखा कि सुभाषिनी के साथ एक और महिला थी। उसने चुपचाप पूछा, ये कौन है? सुभाषिनी ने धीमे से बताया कि उसने अपनी हेल्पर को साथ लाया है ताकि चीजें आसान हो सकें। सोनू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, वह सच में चीजों की अच्छी योजना बनाना जानती थी। हेल्पर एक खाने की टोकरी और बीच पर बिछाने के लिए एक मैट भी लाई थी। बीच पर टहलते हुए वे एक शांत जगह ढूंढने में सफल रहे जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। हेल्पर ने सभी चीजें व्यवस्थित कर दी और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए पास की दुकान पर चली गई। सोनू के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव था, जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन हो। वे गीली रेत पर मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, दौड़ रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि पूरे संसार में बस वे ही दो हों। एक क्षण ऐसा आया जब सुभाषिनी दौड़ते हुए आई और सोनू की बाहों में कूद गई, उसे कस कर पकड़े हुए, और सोनू ने उसे घुमाना शुरू कर दिया। दोनों हंसी में डूबे थे। उनका प्यार सच्चा और खुला था, बिना किसी झिझक के। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बिना किसी संकोच के एक दूसरे को चूमा। इसके बाद वे मैट पर बैठ गए और समुद्र तट पर अपना दोपहर का भोजन किया। सोनू को उस दिन पता चला कि सुभाषिनी न केवल खूबसूरत और संगठित है, बल्कि एक बेहतरीन कुक भी है। टोकरी में जो भी खाना था, वह सब कुछ उसने खुद से बनाया था और हर व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट था। सोनू को यह देख बहुत अच्छा लगा कि उसने इस दिन को खास बनाने में इतनी मेहनत की थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, उन्होंने अलविदा कहा। दोनों का मन एक दूसरे के और भी करीब हो गया था। सोनू अपनी शिप पर लौट गए और सुभाषिनी अपनी हेल्पर के साथ अपने निवास स्थान पर वापस चली गई। आज सोनू को उसे छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, यह जानते हुए कि वह सुरक्षित थी। यह दिन उनके दिल में हमेशा के लिए एक मीठी याद बनकर बस गया। चैप्टर 10 सोनू का जन्मदिन। सोनू और सुभाषिनी के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सोनू का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। सुभाषिनी के लिए यह दिन खास था। सोनू ने कभी भी अपना जन्मदिन खास तौर पर नहीं मनाया था। वो कम उम्र में ही नौसेना में शामिल हो गए थे और उनके परिवार में भी जन्मदिन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सुभाषिनी ने उन्हें जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सोनू ने एक हल्की सी बहानेबाजी करते हुए मना कर दिया। सुभाषिनी ने उसका हाथ थाम लिया और अपने मासूम मुस्कान के साथ कहा,
जिसमें उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल ने सोनू का ध्यान खींचा। सोनू, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, लेकिन कम से कम तुम अपने इस खास दिन पर मुझे मिलने का समय तो दे सकते हो। क्या तुम अपनी जिंदगी के प्यार को निराश करना चाहते हो? उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि सोनू उसे मना नहीं कर पाया। उसने कहा, क्यों नहीं? मैं जरूर तुमसे मिलूंगा अपने जन्मदिन पर। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं कर सकता। जन्मदिन की शाम को वे उसी जगह मिले जहां वे पहली बार मिले थे, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग। उस दिन सुभाषिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए, जैसे कोई परी हो। उसने गुलदस्ता सोनू को दिया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसके हाथ पर किस कर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यार। सोनू को एक पल के लिए लगा जैसे वह किसी सपने में है। ऐसा प्यार और खूबसूरती उसने सोचा था कि सिर्फ फिल्मों या कहानियों में ही होती है, लेकिन वह सच में उस पल को जी रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद सुभाषिनी। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी और बिना कुछ कहे सुभाषिनी ने अपना रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछे। वह समझ गई कि यह पल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसे अब बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि सोनू उससे कितना गहरा प्यार करता है। जन्मदिन के तोहफे के रूप में सुभाषिनी ने सोनू का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, सोनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके इस अनोखे प्रस्ताव ने सोनू के मन को खुशियों से भर दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। उसे गले लगाकर उसने धीरे से कहा, हाँ सुभाषिनी, तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसके लिए यह सबसे अनमोल जन्मदिन का तोहफा था। रात हो चली थी और भावुक विदाई के बाद सोनू ने उसे घर छोड़ा और वापस अपनी जहाज पर लौट आया। चैप्टर 11, परी कहीं खो गई। जब सोनू ने अपने जहाज के अगले दिन रवाना होने की खबर सुनी, तो उसके मन में एक हलचल सी मच गई। वह जल्दी से जल्दी सुभाषिनी को यह खबर देना चाहता था, उसे देखना चाहता था। उसने उसे फोन किया और अपनी जल्दबाजी में प्रस्थान की सूचना दी। सुभाषिनी ने यह सुना तो वह ठिठक गई, उसकी आवाज में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। वह सदमे में थी, जैसे किसी ने अचानक उसके दिल को झंझोड़ दिया हो। सोनू ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, कहा कि वह लौट कर आएगा और उसे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन उसकी बातों से सुभाषिनी के दिल को राहत नहीं मिली। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। अगली सुबह सोनू का जहाज मुंबई की बंदरगाह से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ। दूर होते हुए उसकी आंखों में सुभाषिनी की उदास आंखें बार बार तैर रही थीं। उसने सोचा, क्या यह आखिरी मुलाकात थी? क्या मैं फिर कभी उसे वैसे देख पाऊंगा? मन में डर और बेचैनी का भंवर था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। 3 महीने की इस यात्रा के दौरान सोनू और सुभाषिनी के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। उनके पत्रों में पहले जैसी मासूमियत थी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पर 3 महीने की इस यात्रा को नौसैनिक आवश्यकताओं के कारण बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। सोनू के लिए यह समय अब भारी हो गया था। इन 6 महीनों में अचानक सुभाषिनी के पत्र आने बंद हो गए। वह सोचता रहा कि क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। 6 महीने बाद जब उनका जहाज मुंबई लौटा, तो सोनू ने सबसे पहले सुभाषिनी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही चुप्पी, कोई जवाब नहीं। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा। परेशान होकर वह उसके अस्पताल पहुंचा, जहां वह काम करती थी। लेकिन वहां जाकर उसे एक और झटका लगा। उसके एक सहकर्मी ने उसे बताया कि सुभाषिनी ने अचानक इस्तीफा दे दिया और वह अपने माता पिता के पास लौट गई। सोनू ने उसका पता या संपर्क नंबर मांगा, लेकिन किसी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसका दिल टूट चुका था। जो परी उसके जीवन में एक मधुर हवा की तरह आई थी, वह अब कहीं दूर हो चुकी थी। वह बार बार खुद से सवाल करता कि क्यों? आखिर क्या ऐसा हुआ कि सुभाषिनी ने उससे संपर्क तोड़ा? क्या वह उससे नाराज थी, या फिर उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी? सोनू की आंखों के सामने वही चेहरे की मासूम मुस्कान और उसकी गहरी आंखें आ रही थीं, जिसने उसकी जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास जगाया था। उसने अपने कमरे में बैठे बैठे हर उस पल को याद किया जो उसने सुभाषिनी के साथ बिताया था। पहली मुलाकात, वो बस में साथ बैठकर किया गया सफर,
उसके जन्मदिन पर वो कंधे पर सिर रखकर की गई बात, और फिर वो पहला चुंबन। सोनू के दिल में एक अजीब सा खालीपन था, मानो किसी ने उसके जीवन से उसकी आत्मा ही छीन ली हो। साल बीतते गए और सोनू का जीवन जैसे किसी सूनी राह पर चलने जैसा हो गया। परिवार ने उसके लिए एक अरेंज्ड शादी कर दी, लेकिन उसकी पत्नी में वह बात कभी नहीं थी जो सुभाषिनी में थी। एक अरसे बाद सोनू अकेला रहने लगा, उसका परिवार उससे दूर हो चुका था। आज वह अकेला बैठा उस परी की यादों में खोया रहता है, जो अचानक ही उसके जीवन से गायब हो गई थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी वह अपनी खिड़की के पास बैठकर सोचता कि क्या सुभाषिनी भी कभी उसे याद करती होगी, क्या उसे भी सोनू की कमी महसूस होती होगी, या फिर उसने आगे बढ़कर अपने जीवन में किसी और को अपना लिया होगा। उसके दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उनके जवाब देने वाला अब कोई नहीं था। वह पहली और आखिरी बार जिस परी के साथ दिल से जुड़ा था, वह परी उसके जीवन से बिना कोई निशान छोड़े, बिना एक अलविदा कहे, कहीं खो गई थी। दोस्तों,